नमस्कार दोस्तों। पिछले एक डेढ़ महीने से गोल्ड और सिल्वर में एक जबरदस्त तेजी बनी हुई है। तेजी का आलम यह है कि दोनों कमोडिटीज अपनी लाइफ टाइम हाई बनाकर ट्रेड कर रही हैं। चांदी जहां लगभग 85,000 रुपए का हाई बनाकर लगभग 83,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है और सोना लगभग 73,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। सोने चांदी की ये तेजी इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पिछले एक डेढ़ महीने में जहां इक्विटी ने बहुत ही ज्यादा उथल पुथल दिखाई है वर्ल्ड वाइड, और गोल्ड और सिल्वर ने अपनी एक सेफ एसेट क्लास के रूप में जो पहचान आज तक बनाए रखी थी, उसी पहचान को इन्होंने आज भी कायम रखा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन हो, फेड की इंटरेस्ट रेट के ऊपर अनसर्टेनिटी की बातें हो, इन सब बातों को लेकर के वर्ल्ड वाइड इक्विटी मार्केट में घमासान मचा हुआ है। कभी इक्विटी मार्केट ऊपर रहता है, कभी नीचे रहता है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर वन वे अपसाइड रैली दिखाया है। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि सोने चांदी में निवेश, स्पेशली सोने में निवेश कितना फायदेमंद है। हिस्टोरिकली डेटा के साथ में हम इन बात की चर्चा करेंगे कि गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया है इक्विटी के मुकाबले, और ये रिटर्न हमें कितना रातों की नींद गवाए बिना मिला है। विद डेटा हम ये एनालाइज करेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जा सकता है बहुत ही फाइन ट्यून मैनर में। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सोने में तेजी का ज्यादा महत्व इस बार इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इक्विटी में, शेयर बाजार में हमारी लगभग 10% जनता निवेश करती है, लेकिन सोने में निवेश एक वाइड स्प्रेड मैनर में इंडिया में निवेश किया जाता है। चाहे वो किसी भी मैनर में होगा, चाहे वो गोल्ड कॉइन के रूप में होगा, चाहे वो गोल्ड ज्वेलरी के रूप में होगा, लेकिन हम लोग, चाहे वो अमीर हो या गरीब, अपनी अपनी श्रद्धानुसार सोने में निवेश करता है, कम या ज्यादा। इसलिए सोने में जो तेजी है, इस तेजी का फायदा आम जनता को मिलता है। शेयर मार्केट में जो तेजी आती है उसका आम जनता को फायदा सीधा नहीं मिलता क्योंकि बहुत कम पब्लिक डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करती है। अपनी जमा पूंजी को निवेश करने का आम पब्लिक के पास में तीन ही साधन होते हैं। सबसे पहला रियल एस्टेट, दूसरा गोल्ड, तीसरा शेयर बाजार। रियल एस्टेट में, जमीन जायदाद में मिनिमम टिकट साइज बहुत बड़ी होती है, कम से कम बहुत बड़ा पैसा लगाना होता है एक बार में। बहुत सारे लोगों के पास में वो पैसा बन नहीं पाता, इसलिए बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट से चूक जाते हैं। शेयर बाजार बहुत लोगों की समझ नहीं आता, वहां के उतार चढ़ाव को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए शेयर बाजार भी बहुत सारी पब्लिक से बाहर हो जाता है। लेकिन सोने में 1 ग्राम का जो निवेश है वो लगभग 8-10 हजार में हो जाता है। अगर हम 1 ग्राम मिनिमम टिकट साइज भी माने तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू गोल्ड का इन्वेस्टमेंट इतना टुकड़ों में तोड़ दिया है कि आप 1 ग्राम का 100वां हिस्सा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसलिए इतनी छोटी रकम को इन्वेस्टमेंट भी अगर किया जा सकता है तो ये इन्वेस्टमेंट एक हर आम पब्लिक कर सकती है। इसीलिए जब सोने में तेजी आती है तो आम जनता को उसका फायदा मिलता है क्योंकि हमारे घरों में किसी न किसी फॉर्म में गोल्ड हमेशा रहता है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट इतना जरूरी है और इतना महत्वपूर्ण भी है कि आम जनता तो छोड़िए, सेंट्रल बैंकर्स भी, वर्ल्ड वाइड सेंट्रल बैंकर्स भी फिएट करेंसी के रूप में भी और अपनी नोट प्रिंटिंग को सपोर्ट देने के लिए गोल्ड, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हिस्टोरिकली गोल्ड हैज बीन ए बेस्ट हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। महंगाई के अगेंस्ट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही बढ़िया हेज है, बहुत ही बढ़िया एंटीडोट है। उसका मुकाबला करने, महंगाई का मुकाबला करने के लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एक बहुत बढ़िया हिस्टोरिकली प्रूवन चीज है। एक एवरेज हाउस होल्ड का जो मंथली एक्सपेंडिचर होता है वो एक 10 ग्राम गोल्ड की प्राइस के बराबर होता है। ये बात आज से नहीं प्रूव्ड है, लगभग 50-60 साल के डेटा से प्रूव्ड है ये चीज। 1965 में जहां 15-20 रुपए का गोल्ड हुआ करता था, उस वक्त जो घरों का एक खर्चा होता था वो लगभग इतना ही होता था। ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन ये लगभग डेटा है और ये बात एकदम सच है। 2000 में, 2010 में, 2015 में, 2020 में ये सब जो गोल्ड की प्राइसेस हैं ये हमें बताती हैं कि गोल्ड की प्राइस और हमारे एवरेज हाउस होल्ड का जो मंथली एक्सपेंडिचर है उसमें कितनी सिमिलरिटी है हिस्टोरिकली भी। और इस तेजी के बाद गोल्ड के रिटर्न्स का डेटा निकालते हैं तो हम ये पाते हैं कि गोल्ड ने हिस्टोरिकली निफ्टी से और लार्ज म्यूचुअल फंड की लार्ज कैप स्कीम से ज्यादा रिटर्न किया है, उन्हें आउट परफॉर्म किया है। क्योंकि जब हम गोल्ड का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करते हैं तो हमारे को गोल्ड की तेजी के साथ साथ हमारे आईएनआर में डिप्रिसिएशन का भी फायदा मिलता है। लगभग 3-4% ईयरली एवरेज
हमारा रुपया डॉलर के अगेंस्ट वीक होता है, कमजोर होता है। और जब डॉलर के अगेंस्ट रुपया कमजोर होता है, और चूंकि हम जब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड का जो ओरिजिनल रेट है वो डॉलर में कॉमेक्स के ऊपर चलता है, अमेरिका के एक्सचेंज के ऊपर चलता है, वहां डॉलर में ट्रेडिंग होती है। और वो डॉलर की ट्रेडिंग यहाँ आईएनआर के अगेंस्ट जब हम कंपैरिजन करते हैं तो गोल्ड में जो तेजी आती है डॉलर टर्म्स में, उसके अलावा आईएनआर के यानी रुपये के कमजोर होने का फायदा भी हमारे को जब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो हमें मिलता है। इसी कारण जब निफ्टी और गोल्ड के जब हम रिटर्न्स कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि गोल्ड ने निफ्टी और म्यूचुअल फंड की लार्ज कैप स्कीम्स को आउट परफॉर्म किया है। गोल्ड ने जहां एक साल में 18% का रिटर्न दिया, लगभग 18.6% का रिटर्न दिया, निफ्टी ने 25% का रिटर्न दिया है। 2 साल के एवरेज अगर हम देखेंगे तो गोल्ड ने 15.7% का एवरेज रिटर्न दिया है और निफ्टी 50 ने 13.8% का रिटर्न दिया है। 3 साल के एवरेज में हम देखते हैं तो गोल्ड ने 14.8% का रिटर्न दिया है और निफ्टी ने 16.1% का। 5 साल के पीरियड में अगर हम कंपेयर करते हैं तो गोल्ड ने 17.1% का रिटर्न दिया है और निफ्टी ने 14.6% का रिटर्न दिया है। ये रिटर्न्स, ये डेटा हमें बताते हैं कि गोल्ड हमारे पोर्टफोलियो का एक अभिन्न अंग होना चाहिए निवेश का। हाँ, ये बात सच है कि गोल्ड कोई शॉर्ट पीरियड में मल्टीबैगर नहीं बन सकता, लेकिन इंडेक्स से भी हम मल्टीबैगर बनने की एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जब हम गोल्ड और निफ्टी के कंपेयर करते हैं तो हमें एक बात ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि हमें निफ्टी का जब हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो वहां प्राइस की होने वाली एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, प्राइस की फ्लक्चुएशन भी हमें झेलनी होती है। कोविड के टाइम पे 2020 के टाइम जब कोविड आया था तो स्टॉक मार्केट एक बहुत बुरी तरीके से गिरे थे, लेकिन कंपैरेटिवली गोल्ड में एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। बिकॉज जब भी कभी इक्विटी मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में कोई भी रिस्कियर चीजें बनती है तो गोल्ड में तेजी आती है, बिकॉज पीपल वांट्स टू इन्वेस्ट इन द सेफ हेवन। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग ये बोला जाता है कि जब भी कभी कहीं दूसरी जगह प्रॉब्लम है तो गोल्ड हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि दुनिया में हेज फंड्स, दुनिया में इन्वेस्टर, आम पब्लिक, सब लोग रिस्कियर एसेट्स, पेपर एसेट्स कौन सी हुई, शेयर हुई, करेंसीज हुई, ये सब पेपर एसेट्स हैं, इनसे निकल के और हार्ड एसेट्स की तरफ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट इतना ही अच्छा है तो हम किस तरीके से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो, दोनों ही चीजों में इन्वेस्टमेंट के लिए यही मेथड काम में लिए जाते हैं। तो हम यहाँ पे गोल्ड को कॉन्टेक्स्ट बना के हम बात कर रहे हैं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन फिजिकल गोल्ड, यानी हम किसी ज्वेलर पे, किसी बैंक के पास जाएंगे, गोल्ड खरीदेंगे और हम उसे हमारे लॉकर में, हमारे घर में रखेंगे। दूसरी बात, गोल्ड ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के रूप में गोल्ड अवेलेबल होता है, या म्यूचुअल फंड में भी गोल्ड फंड्स होते हैं। तीसरा ऑप्शन ई गोल्ड, कुछ एनबीएफसी, कुछ बैंक्स ई गोल्ड यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड अवेलेबल कराते हैं। वो अपनी कस्टडी में गोल्ड को रखते हैं, सिक्योर्ड वॉलेट्स में रखते हैं। वहां सिक्योरिटी का पैसा आपको देना होता है और वो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी नहीं होती है, और वो आपको कुछ रिसीट्स देते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, और उसी फॉर्मेट के थ्रू वो आपकी ऑनरशिप मान्य होती है। चौथा ऑप्शन है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, एमसीएक्स के थ्रू गोल्ड लेना। तो पहले ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो जहां तक अगर आपको इमीडिएट फिजिकल गोल्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी मैरिज के रिगार्डिंग, किसी फंक्शन के रिगार्डिंग, तो फिजिकल गोल्ड इज अ बिग नो। बिकॉज फिजिकल गोल्ड खरीदने में हमारे को इमीडिएटली कुछ टैक्स का इन्वेस्टमेंट भी एक्स्ट्रा देना होता है, जीएसटी भी पे करना होता है, और उसको रखने की भी हेडेक हमारे को पालनी होती है। इसलिए फिजिकल गोल्ड इज अ बिग नो until and unless you have immediate consumption। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड्स में जनरली कोई डिफरेंस नहीं होता। गोल्ड ईटीएफ होगा या ई गोल्ड होगा, दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि एक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो उसका इश्यूअर है उसके पास होता है। मैं पर्सनली गोल्ड ईटीएफ को या गोल्ड फंड्स को प्रिफर करता हूं, बिकॉज ये मेरे डीमेट में, मेरे कस्टडी में होता है, हमेशा मुझे पता होता है। दूसरी चीज, मैं इसको कोलेट्रल दे करके कुछ पैसा कभी भी ले सकता हूं, इसलिए आई पर्सनली प्रेफर गोल्ड ईटीएफ। चौथा ऑप्शन होता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, एमसीएक्स के थ्रू हम गोल्ड ले सकते हैं। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू गोल्ड लेने के लिए सबसे पहले आपको डेरिवेटिव ट्रेडिंग की समझ होनी चाहिए
और आपको डेरिवेटिव्स के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके जो नुकसान फायदे हैं वो आपको पता होने चाहिए। अगर आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग से फेमिलियर नहीं है या उसके रिस्क को मैनेज नहीं कर सकते हैं, रिस्क बेसिकली लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी जो M2M का रिस्क होता है, रोल ओवर का रिस्क होता है, एक प्रीमियम का रिस्क होता है, वो सब रिस्क अगर आपको पता है, आप उनको मैनेज कर सकते हैं, तो ही हमको डेरिवेटिव्स के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन पर्सनली मैं ऐसा फील करता हूं, अगर हमारे को गोल्ड की रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म में है, 5 साल 10 साल बाद अगर हमारे को गोल्ड की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे को हर भाव में गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने का, कम पैसे में इन्वेस्टमेंट करने का डेरिवेटिव्स के थ्रू, M6 के थ्रू एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं इस बात को अगर समझेंगे तो। इसी वीडियो के अगले पार्ट में हम ये समझेंगे कि डेरिवेटिव्स के थ्रू, M6 के थ्रू हम किस तरीके से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।